बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। कल हम जो पढ़ चुके थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक लिहाज से ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स या बीकॉम लेवल जो है DC1 है, वो लेवल के हिसाब से अब जो है ये उनका फर्स्ट ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल एडवांटेज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली सब मैंने ये सब कुछ लिखा इसलिए है कि एग्जाम में कभी इम्पोर्टेंस आ जाता है, कभी सिग्निफिकेंस आ जाता है, कभी रोल ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, कभी एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है। जिस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, वही हेडिंग डाल देना है जो सवाल में है। अगर इम्पोर्टेंस आ जाता है तो जवाब में आप इम्पोर्टेंस लिख देंगे, और अगर आप रोल आ जाता है तो रोल की हेडिंग डाल देंगे, एडवांटेज आ जाता है तो एडवांटेजेस और स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की डाल देंगे। ये आप समझ लें। सवाल के बाद देखते हुए उसकी कैपिटल हेडिंग बनाते हैं। अच्छा, इससे पढ़ने से पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं, वो ये है कि टुडे आवर कंट्री इज स्ट्रॉन्ग। आजकल कोई भी कंट्री उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होती है इफ इट्स इकोनॉमी इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। अगर इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो मामला जो जिनका ताल्लुक फाइनेंस से होता है, फाइनेंशियल में मामला है, वो अगर बहुत अच्छे हों किसी कंट्री के, तो वो कंट्री स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मैंने इसमें अगर हम एडवांटेजेस के लिहाज से देखें, तो अगर हम एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की हेडिंग डालने के बाद आपने क्या करना है, इसके दो एडवांटेज है, एक थ्योरेटिकल एडवांटेज है और एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है। ग्रेजुअली इसको हम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएगा उसको अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको एग्जामिनेशन में याद करना, रट्टा करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह हेडिंग याद करेंगे और आप पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है थ्योरेटिकल्स में आप जो हेडिंग बनाएंगे वो सारी की सारी ये है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम, उससे कम भी आप लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, सवाल कितने हैं। सीधी सी बात ये है कि अगर 10 नंबर का सवाल है तो आपने 17 मिनट में कर लेना है, और अगर 5 नंबर का सवाल है तो 8-9 मिनट में कर लेना है। इसी 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 के इसी को देखते हुए आप जो है क्वेश्चन की लंबाई या लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, पहला जो है, इट्स हेल्प इन मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जो बच्चे, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स, वो उनकी ना मेंटल ग्रोथ बेहतर होती है, और वो जो है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलप होती है। किस तरह से? वो इकोनॉमी के मामला समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, मुल्क के अंदर जो है कितनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, और कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये समझ में उनको इकोनॉमिक्स, जितने इकोनॉमिक्स से रिलेट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उनको समझ में आने लगते हैं। और जब समझ में आने लगते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब उनकी समझ में भी आता है, और साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी ज़हन में आता है। ये सब चीज़ें जो है उनकी डेवलप होती हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा है, इट हेल्प पावर ऑफ रीज़निंग। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम उनको नज़र आता है तो वो फिर इसके पीछे उसका सॉल्यूशन का सोचते हैं, इसके पीछे रीज़न सोचते हैं। अगर सपोज़ हम डिमांड और सप्लाई पे देखते हैं, तो अगर हम डिमांड पे देखते हैं, अगर किसी भी किसी भी वक़्त प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो वो रीज़निंग करेंगे कि आप फ़ौरन से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लें। तो अब प्राइस कम हो गई है, उसके रीज़न में अब
डिमांड भी बढ़ेगी और लोग ज़्यादा लेंगे। ये उसकी समझ में आएगा। अगर अगर इसी तरह जो है वो तमाम मामलात में वो जो है वो रीज़निंग करते हैं, ठीक है? नंबर 3 है इट्स हेल्प इन अटेंडिंग अटेनिंग परफेक्टनेस। अब वो जब प्रॉब्लम समझ गए और सॉल्यूशन समझ गए कनेक्टिंग विद इकोनॉमी, तो वो फिर ये सोचते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। किस तरह से जो है ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा और अच्छी तरीके से होगा। तो वो जो है उनकी ये भी समझ में आने लगता है कि परफेक्टनेस क्या चीज़ है, किस तरह की बेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, मुल्क किस तरह से तरक्की कर सकता है, ठीक है? चौथा पॉइंट ये है इट हेल्प अवर्क सिविक सेंस। सिविक सेंस जो इकोनॉमिक्स जो है एज ए जो है सिविक सब्जेक्ट है जिसे कि आपके उससे आपके सेंस भी डेवलप होते हैं। इसके अंदर जो हम प्रॉब्लम देखते हैं माशरे के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये कहेंगे मिस ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये होता है आपका आप कैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसा आप कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, कैसी आपकी जो है आप किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, ये सब कुछ है ना कैसी किस तरह की किस लेवल की फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये भी आपको समझ में आ जाता है कि आप हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हैं या लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई समझ में आ गया आपको और इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ने से समझ में आता है, तो आपके माइंड में ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं। ये चारों के चारों पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं, ठीक है? आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट। चलिए स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल एडवांटेजेस क्या है इम्पोर्टेंस क्या है सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम जो है वो जवाब देंगे, ठीक है? वैसे ही आंसर में हेडिंग बनाएंगे। पहला एक जो आपका पॉइंट है इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ रिमूविंग इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब ये समझ लें लास्ट में हमने थ्योरेटिकल में समझा था कि कैसे लास्ट पॉइंट में कि क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी इंडस्ट्री कैसे जा रही है, एग्रीकल्चर कैसे जा रहा है, ये इन तमाम में हमारे तमाम में जो है बैकवर्डनेस है। बैकवर्डनेस यानी कि एक तो आगे की तरफ एक हम लोग पीछे की तरफ है, यानी हम स्टैंडर्ड हमारा लो है तमाम सेक्टर्स में तमाम वेरिएबल ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल ये सब है। तो इस चीज़ को रिमूव करना है, तो रिमूव किस तरह से होगा, ठीक है ना? तो ये हमें हम इकोनॉमिक्स के थ्रू इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ा हुआ होता है, ज़ाहिर से गवर्नमेंट के लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, वो फिर रिमूव कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के थ्रू ही ये जो है सारी बैकवर्डनेस दूर हो सकती है। नंबर सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है वो एक यानी कि हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि फाइनेंस से मुतालिक सारे मामला देखता है। अगर उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो वो जो है क्या कहते हैं वो इन प्रॉब्लम को जैसे एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दूर की जाए वो समझता सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। और साथ-साथ जो है इकोनॉमिक पब्लिक फाइनेंस से मुतालिक पब्लिक फाइनेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लोन वगैरह। तो ये भी इकोनॉमिक्स के मेन जो है टॉपिक्स हैं और उसने पढ़ा हुआ होगा तो वो अच्छी तरीके से इसको सॉल्यूशन कर सकेगा। इसके अलावा जो है ये जो इकोनॉमिक सिस्टम
जो है वो कहलाते हैं, एक तो हमारा कैपिटलिज्म है, एक हमारा सोशलिज्म है, एक हमारा मिक्स इकोनॉमी है, एक हमारा इस्लामिक सिस्टम है। इन इन तमाम सिस्टम को वो अगर समझता होगा तो उसी के मुताबिक जो उसके डिसीजंस होंगे। तो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है स्टेटमेंट के लिए मेन के लिए जो है इंतहाई इम्पोर्टेंस है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि अब बिजनेसमैन है जो है उसके लिए क्या अहमियत कहाँ मिलेगा, क्या एडवांटेज है उसको अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होगा, स्टडी करके रखी होगी। बिजनेस मैन जो है बैंकिंग को समझेगा, इंश्योरेंस को समझेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को समझेगा, तो वो बेहतर तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर 4 है लेबर लीडर्स। इनके लिए इम्पोर्टेंस जो लेबर लीडर का इंतहाई मेन रोल होता है। आजकल जो है सारी कंट्रीज में जो है इंडस्ट्रियल्स जो है रेवोल्यूशन वो इसी पे डिपेंड कर रहा है कि लेबर लीडर जो है, आपको पता है लेबर यूनियन, उस पे लेबर लीडर जो है वो लेबर्स की जो है वो बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो क्योंकि लेबर्स जो है उनकी बार्गेनिंग पावर कुछ नहीं होती, यानी कि लेबर ये कहे कि मैं आज जो हूँ काम नहीं करूंगा और कल 2 दिन का काम करूंगा, ये लेबर नहीं कर सकता। और जिसको जितने काम पैसों का भी काम मिलेगा वो आज ही करना है। इससे जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है और बिजनेसमैन वगैरह जो है या एंटरप्रेन्योर इनके ना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो इसका हल क्या है कि वो लेबर यूनियन जो है वो लेबर्स के लिए क्या है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है वो काम करता है कि भाई इनको लेबर की एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ेगी कि इनको सेहत प्रोवाइड की जाए, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी। इसके अलावा उनके हाउसिंग के लिए भी वो लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो है वो उनकी एजुकेशन के लिए, अगर उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग बेहतर हो जाएगी तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। इसके अलावा वर्क कंडीशन, अगर गर्मी है, वहाँ पंखा नहीं है या लाइट नहीं है तो उसके लिए भी बात की जाती है। लेबर लीडर लो वेजेस, इसके लिए भी बात की जाती है। इन तमाम बातों को समझने के लिए जो है लेबर लीडर को इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। वो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होगा तो वो अच्छी तरीके से कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? खर्च करने वाले। कंज्यूमर खर्च करने वाले हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। ठीक है। जितनी कितनी चीजें सुबह से शाम में इस्तेमाल कर रहे हैं, घर की तमाम अशिया, तमाम गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या है? हम कंज्यूमर्स हैं। अब हम लोगों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी है हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है, हमारे जो है मीन्स स्केयर है, यानी कि मीन्स क्या है? हमारी मनी जो है वो कम है, हमारे मीन्स कम है, यानी कि हमारी इनकम कम है, हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है वो हम इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हों तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हम ये भी समझ सकते हैं कब प्राइस कम है, फ़ौरन हमें ले लेना चाहिए, कब प्राइस ज़्यादा है तो होंगी और ज़्यादा होती जाएँगी। जैसे जैसे बकरीद के दिनों में जो है आलू प्याज़ की और लहसुन अदरक की और टमाटर की प्राइस हाई होते जाते हैं, अगले दिन और हाई हो जाते हैं। क्योंकि जितने ईद के दिन करीब आते हैं, बकरीद और मीठे लोग पहले से सेव करना शुरू करते हैं। ये सब बातें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की से हासिल होती हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो। फेयर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब हमारी इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो हुकूमत अब इस सिलसिले में कैसे सही करेगी? लो लेवल जो है, लो इनकम ग्रुप पे हाई टैक्स और हाई इनकम ग्रुप पे हाई टैक्स, लो इनकम ग्रुप पे जो है लो टैक्स रेट लगाएगी। तो जो है और बहुत ही लो इनकम ग्रुप है तो वो उस पे एग्जेम्प्ट, यानी ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं लगना। ये करेगी तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वेल्थ जो सही हो जाएगी। अच्छा, चेंज सोशल वैल्यू, नेक्स्ट 7। सोशल वैल्यू ये है कि हमारे यहाँ ये है कि बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, वलीमा है, इसके अलावा जो अकीका है, इसमें बहुत इंतज़ाम करना है, बहुत खर्चा करना है। बेटी की शादी एक ही दफ़ा होती है, बार-बार होती है, नहीं है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है, इस पे खर्च करना है। इस चीज़ को इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है, वो अपने इकोनोमाइज़ करता है, यानी कि अपने पैसों को कम से ज़्यादा फ़ायदा लेना और पैसे कम खर्च करना, ये सीखता है। उसके अलावा वो अंडरस्टैंड करता है कि फ़ुज़ूल खर्च करना बेहतर नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अब उनकी सोच चेंज हो रही है, अब इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम जो है खराफात पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोशिश किए जाए, सॉल्व किए जाए और बिल्कुल स्मूथ ग्रोथ होती रहे, तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो जाती है। हुकूमतें अपना दौरानिया या अपना टाइम जो है वो पूरा करती हैं। होपफुली आपको ये इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है? ये टॉपिक जो है तमाम क्लास में इंटरमीडिएट और डिग्री क्लासेस में पढ़ाया जाता है और आपके इसमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा। और ये अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है या आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊँगी, मैं बेहतरी की तरफ जाऊँगी। इसके अलावा जो है आपसे यही कहना है, सब्सक्राइब करें और साथ-साथ जो है आप जो है लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।